गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बड़ी मेहरबानी यार रिप्लाई करने के लिए। देखो पेपर। सही है। उधर जब आते हो तब तो बहुत रेस्पेक्ट देते हो। सर मे आई कम इन, है ना? सर कैन बी सेट। यहाँ पे क्या हो जाता है? जगह जगह की वाइब है। तुम लोग उधर ही मिला करो यार। वहां पे लगता है कि भाई हाँ टीचर हूँ, यहाँ पे तो पता नहीं आप लोग क्या समझ लेते हो मेरे को। वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेस में क्या लिखा है? करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स लिख देना था। उसको क्या ही पता, चेक करने वाले को। स्टेट रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्लास में हो गया था। ठीक है, अच्छा ये तो डिपेंडेंट सोर्स है, अब तो डिपेंडेंट सोर्स को तो हैंडल कर लिया होगा, उसके आगे। ठीक है, ये न्यूमेरिकल ठीक है, कन्वेंशनली टाइप से है। ऑब्जेक्टिव तो दिख नहीं रहा मेरे को। अच्छा, जो यूनिट 3 में लिखा ना वेवफॉर्म को मॉडल करना होगा, ये अब आप पढ़ेंगे सिग्नल एंड सिस्टम पे। तो थर्ड चैप्टर का जो पार्ट ए है, ए पार्ट, बी पार्ट और क्या बचा इसमें, सी पार्ट, तो ठीक है आप कर लोगे उसको। वो आप कर सकते थे। अच्छा, स्टेट एंड प्रूव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म टाइम शिफ्टिंग, ये अभी हो जाएगा कुछ दिनों में, कुछ दिनों में मतलब विद इन अ मंथ। टाइम रिवर्सल, टाइम स्केलिंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, उसके बाद ट्रांजिएंट का न्यूमेरिकल था। आपको याद होगा ना सब कुछ। इसमें क्या पर, अच्छा डिटरमाइन एच पैरामीटर बोल रहा है इसमें, तो ये भी बन गया होगा। अच्छा, तो ये दो नेटवर्क कैसे कनेक्टेड था पैरेलल में, शंट शंट फॉर्मेट में, नहीं नहीं शंट फॉर्मेट में देखो। अरे हाँ शंट और पैरेलल होता, कितना ज्यादा यार। सर आप गलत गलत। गलत तो आप गलत हर जगह पे। ठीक। ओके, राइट द स्टेट इक्वेशन, ये कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है। स्टेट वेरिएबल वाला, हाँ बट याद रख लेना उसको पूरा सॉल्व करने के लिए सिर्फ नेटवर्क थ्योरी चाहिए होगा। ठीक। एटलीस्ट जितने लोगों ने सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ा है ना, वो तो रट के दिया होगा पेपर। आपने जब दिया होगा पेपर तो आपकी लर्निंग बढ़ी होगी। ठीक है। अब मुझे ये बताओ लास्ट क्लास में चल क्या रहा था? ट्रांजिएंट फ्री एनालिसिस। बेटा कॉपीज अच्छे से नोट करो आप लोग। जैसे ही आप टॉप करोगे ना, आपकी कॉपी मेरी एज अ गुरु दक्षिणा। हाँ कहाँ तक हुआ था? अच्छा, कैपेसिटर वाला बिहेवियर बचा हुआ ना। ट्रांजिएंट फ्री एनालिसिस एक बार फटाफट पढ़ो, फास्ट। ट्रांजिएंट फ्री एनालिसिस पढ़ो फटाफट। किसके लिए सॉल्व किया था आप लोगों ने? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ट्रांजिएंट फ्री एनालिसिस आर एल के लिए किया था, न्यूमेरिकल भी हुआ था। आगे लिखो, दिस टाइम आर सी, और इसके बाद मैग्नेटिक कपलिंग। जो जो पॉइंट्स लिखा था एक बार रिकॉल करवा दे। ट्रांजिएंट फ्री एनालिसिस किसके लिए पॉसिबल है? एसी सोर्स, डीसी सोर्स। एक्सेलेंट, गुड। तो हम लोग किसके लिए कर रहे हैं अभी? एसी सोर्स। उसके बाद ये फर्स्ट ऑर्डर है क्या? देखो इधर पे, क्या सर्किट है ये? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर क्यों है ये? वन स्टोरिंग एलिमेंट है। पहले सुनते रहिए बेटा। और क्या है इसके आगे? वन स्टोरिंग एलिमेंट। ट्रांजिएंट फ्री एनालिसिस इज नॉट पॉसिबल फॉर अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल स्टोरिंग एलिमेंट, दैट मीन्स एक से ज्यादा। हो गया। हम्म। इधर देखो आप, अगर आप कोऑपरेट करोगे तो फ्यूचर दिखा देता हूं मैं, लेकिन वहां तक कोऑपरेट आज तक कोई भी बैच नहीं कर पाया है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी बैच का मतलब कोई भी बैच नहीं कर पाए। फिर आप कहोगे सर ऐसा कौन सा टॉपिक है कि जो बैच आपके साथ मैथमेटिकली कोऑपरेट नहीं कर पाता? सुनो ध्यान से, बताता हूं मैं। फिर आप आराम से नोट डाउन कर लेना, आपको टाइम दिया जाएगा। स्विच क्या हो रहा है? क्लोज डेट, रेफरेंस टाइम नहीं है। कुछ याद आ रहा है? टाइम का वो वैल्यू पे क्लोजिंग चाहिए जिस टाइम पे सर्किट में क्या हो जाए,
ट्रांजिएंट से फ्री हो जाए। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिएंट, एक बार रिकॉल करवाओ हमको, जल्दी बताओ। वीएम, इधर इधर इनपुट बताओ। साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, थीटा ही ले लेते हैं अभी के लिए। नेक्स्ट, मैं जो पूछ रहा था उस पर वापस कम बैक करता हूं। मैंने ये कहा था कि टाइम की क्लोजिंग की वो वाली वैल्यू बताओ। अरे यार, टाइम की क्लोजिंग की वो वाली वैल्यू बताओ जब इस सर्किट क्या हो जाए। तो इस सर्किट में ट्रांजिएंट इसका निकालोगे, मतलब कैपेसिटर का वोल्टेज निकालोगे या करंट निकालोगे। गुड। हमने बार बार कहा था कि कैपेसिटर का वोल्टेज इंपॉर्टेंट है और इंडक्टर का। हाँ, ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना है कि सर मैं डायरेक्टली ना इसमें वो वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। कौन सा? आई सी इज इक्वल टू आई सी इंफिनिटी प्लस आई सी जीरो माइनस आई सी इंफिनिटी इंटू ई रेस टू द पावर ऑफ माइनस टी बाई टाउ। ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे। जब भी लगाओगे कैपेसिटर में वोल्टेज का ही फॉर्मूला लगाओगे, और फिर उसके बाद लगाओगे आई सी इज इक्वल टू सी इंटू डीवीसी बाई डी टी। हो गया? ठीक है, बोर्ड पे देखना है बेटा, लिखने के लिए मौका दिया जाएगा आपको। तो ये बताओ, वीसीटी इज द कंप्लीट रेस्पॉन्स ना? क्या नाम है इसका? पीएलईटी, कंप्लीट, कंप्लीट रेस्पॉन्स। नाउ दैट कंप्लीट रेस्पॉन्स इज गिवन बाय, सीएफ का नाम बताओ, प्लस लगभग 20 घंटे के आसपास डिफरेंशियल इक्वेशन चला है उधर पे। तो ध्यान रखना है आपको इस बात का कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिकली तो पढ़ना है, लेकिन अभी जितना जरूरत है उतना पढ़ा रहा हूं। सीएफ को क्या बताया था मैंने? आप लोग बहुत दिन बाद आ रहे हो, इसीलिए फिर से बताना पड़ रहा है मेरे को। क्या नाम है इसका? ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। व्हाट डू यू मीन बाय पीआई? गुड, स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स, स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। नेक्स्ट देखो, मैंने बार बार बताया है कि अब से आपका साइन और कॉस कंपोनेंट भी किस पार्ट को डोमिनेट करेगा, मतलब किस पार्ट का पार्ट है ये। समझ में आ गया? इसीलिए आपको पढ़ाया था मैंने एसी एनालिसिस। एसी एनालिसिस ध्यान से देखोगे ना तो कहीं पे भी स्विचिंग नहीं है। देखा है? एसी एनालिसिस में कहीं पे स्विचिंग है क्या? नहीं। ठीक। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि साइन और कॉस किस पार्ट का है? स्टेडी स्टेट पार्ट का है। हम्म। और पीआई निकालना ने सिखाया था। पीआई निकालते हैं ना हम लोग। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बताओ? सीएफ। सीएफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है, इसके छोड़कर और जो जानते हो इसके बारे में वो मेरे को बताओ। इट्स अ सोर्स फ्री रेस्पॉन्स। सोर्स फ्री रेस्पॉन्स, ये नहीं क्लियर होगा ये अभी। मैं आपको बताऊंगा कुछ वक्त के बाद या अपकमिंग क्लासेस में कि ये सोर्स फ्री रेस्पॉन्स है। मतलब सोर्स को आपको, सोर्स फ्री है ना बेटा, दैट मीन्स रिमूव द सोर्स। रिमूव, जल्दी कहो। सोर्स को हटाना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मैथ्स का याद है आपको? मैथ्स का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं याद आ रहा है तो बताता हूं। ऑक्सिलरी इक्वेशन याद है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन याद है? मैथ्स की कुछ बुक्स में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा हुआ है और कुछ बुक्स में ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा हुआ है। हर बार इक्वल टू जीरो रखते हो तो जीरो वोल्टेज के रेस्पेक्ट में जीरो हो गया, तो वोल्टेज नहीं है। करंट के रेस्पेक्ट में जीरो हो गया तो करंट नहीं है, और करंट नहीं है मतलब ओपन सर्किट। लिखने का मौका दिया जाएगा, कोई प्रेशर मतलब आप। तो कैलकुलेशन ऑफ, क्या बताऊं? सीएफ। तो वोल्टेज सोर्स का क्या करोगे आप? शॉर्ट क्यों कर रहे हो? शॉर्ट क्योंकि मैथ्स रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए। आपको सिंगुलैरिटी फाइंड आउट करना होता है। ये कॉम्प्लेक्स रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है? सिंगुलैरिटी का मतलब कॉम्प्लेक्स रेस्पॉन्सिबल है, और वो कॉम्प्लेक्स नहीं जो आपके दिमाग में आ रहा है। कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है वो। आर आ गया आगे,
आर एंड देन व्हाट? आप किस पे इंटरेस्टेड हो? कैपेसिटर के? तो ये सही है। ये तो करंट है, बट हमको तो करंट थोड़ी ना चाहिए। क्या चाहिए? इक्वेशन लिखे। बार 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 फंक्शन ऑफ टाइम नहीं लिखना है हम लोगों को। चलो लिख कर बताओ। दैट इज आर इंटू प्लस वीसी इज इक्वल टू, वीसी इज इक्वल टू वॉट? आपको लग रहा होगा सर क्या लिख दिया आपने। वेट करो, बहुत जल्दी जज नहीं करना है। आई इज नथिंग बट आई आर इज सेम एज आई सी बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। जो आई आर है वही आई सी है। वही क्या है? वैल्यू बताओ। सी इंटू, आप कर क्या रहे हो पता है? मैथ स्ट्रांग करो, मैं बता देता हूं। एक बार किसी भी स्टूडेंट का मैथ बहुत स्ट्रांग हो गया ना बेटा, गेट एग्जाम में टॉप 100 तो कंफर्म है। मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, क्योंकि मैं वो ये मिलने आया था एक दिन। मेरे को बड़ा अच्छा लगा था, अरे इन लोग भी याद कर रहे हैं करके। तो मैंने इसको क्या कहा था पता है? सही टाइम था ज्वाइन करने का आप लोग का। गेट देखो, अगर आप उसको उठा के यहां रख दोगे, इक्वेशन क्या बनेगा? आर सी इंटू डीवीसी बाई प्लस वॉट? शायद मैंने कभी ना कभी कुछ ना कुछ ये बताया होगा इसके बारे में, कि अगर ऐसा कुछ दिख रहा है, ए डिवाई बाई, हाँ, कैसे लेट हो गया हीरो? हाँ, अच्छा, प्लस बी बाई इक्वल टू वॉट? टाइम कांस्टेंट बताओ। सेटिस्फाइड। सर यहां पे अगर जीरो नहीं होता तो फर्क नहीं पड़ता, जीरो हो या ना हो, मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो या नॉन होमोजीनियस। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के केस में, सेकंड ऑर्डर में टाइम कांस्टेंट बताया है आप लोगों को कहां पे? एनीवन? एसी एनालिसिस जब चल रहा था तब, उसके पहले बताता हूँ कहां पे बताया हूँ। सबसे पहले मैंने पढ़ाया होगा सेकेंड ऑर्डर डीसी एनालिसिस ऑफ सीरीज आरएलसी। उसके शायद नेक्स्ट क्लासेस में एसी एनालिसिस ऑफ सीरीज आरएलसी हुआ था। मुझे सीक्वेंस याद है, उस टाइम पे मैं दिल्ली में था। ठीक है। जब आप इस मेथड से टाइम कांस्टेंट निकालते हो, तो ये कब वैलिड है ये फॉर्मूला? ऊपर वाला आर सी हो, या नीचे वाला जो ए बाई बी करके आप डायरेक्टली कर रहे हो, ये कब वैलिड है? सेकंड ऑर्डर में कैसे करते हो? सेकंड ऑर्डर में हम पोल निकालते हैं, पोल को प्लॉट करते होंगे। फिर आप बोलोगे सर प्लॉट करता हूं, जो एस प्लेन आ गया ना, थोड़ा सा मेरा रिलेट नहीं कर पा रहा हूं एग्जैक्टली, सिग्नल सिस्टम खत्म होगा ना। आपको पूरा क्लैरिटी, इमोशनल लर्निंग पूरा बिल्ड हो जाएगा कि पोल, और उसके बाद कंट्रोल होगा। फिर कंट्रोल में और अच्छे से बात करोगे कि डोमिनेंट पोल क्या होता है, और सेकंड ऑर्डर सिस्टम में जो टाइम कांस्टेंट का। तो मैं वहां तक लाके छोड़ूंगा, उसके बाद विष्णु सर कंटिन्यू करेंगे कंट्रोल को। तो सब सब्जेक्ट एक साथ लिंक हो जाएगा। समझ में आ गया? हम्म। इसके बाद मुझे ये बताओ, इज इट आर एम, सॉरी आर सी एम प्लस वन? वन ही है ना, हाँ, इक्वल टू वॉट? एम क्या है? कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, कैरेक्टरिस्टिक पोल। कितना आ रहा है? इसी को मैथ्स में कहते हैं सिंगुलैरिटी। क्या कहते हैं? सिंगुलैरिटी। अपने आप में जानते हो कितना बड़ा रिसर्च है जो आइंस्टाइन ने किया था? लैम्डा कांस्टेंट को बाद में इग्नोर कर दिया था उन्होंने। और पता है, वो बड़ा एक्सीडेंटल डिस्कवरी था। आप उसके बारे में जब सुनोगे, यूट्यूब में शॉर्ट वीडियोस देख लेना एक बार, तो शॉर्ट में बता देगा। वही सिंगुलैरिटी ये है। हो गया। और ये सिंगुलैरिटी आपके सर्किट को स्टेबल बनाएगा या अनस्टेबल बनाएगा? अभी ये बताओ, अगर हम इसको प्लॉट करें, अगर हम इसको प्लॉट करें, तो फिर सर कौन से डोमेन में प्लॉट कर रहे हो आप? यहां से तो कोई डोमेन दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैथ्स में तो, मैथ्स की किसी भी बुक में इसको पोल को तो प्लॉट करता नहीं है। मैथ्स की बुक में कब पोल को प्लॉट किया? नहीं प्लॉट किया। ठीक है। आप लैपलास ले सकते हो। लैपलास, जब एल लिखना की हैबिट, ऐसे डाल लो बेटा। फिर आप कहोगे सर ऐसा कौन सी बुक में लिखा हुआ है? हेट एंड कैमरली की बुक में लिखा हुआ है, और कोई टीचर नहीं लिखेगा ऐसा लैपलास दिख रहा है। और अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो? एक्सेलेंट। कौन से बुक से कॉपी किया मैंने? वेरी गुड। नाम क्या है इसका? लैपलास। आगे? लैपलास ट्रांसफॉर्म नाम है। अरे पियर साइमन मार्किस द लैपलास नाम है। तो मैं तो तभी तो क्या है करके, तो आप लोग तो बोलते हैं लैपलास नाम है। जैसे मेरा नाम सिन्हा नाम है इसका, है ना? लैपलास नाम नहीं है उसका। पियर साइमन मार्किस द लैपलास, फ्रेंच मैथमेटिशियन है ये। पूरा बताया तो था आप लोग को।
ठीक है। डेरिवेटिव मतलब, डेरिवेटिव मतलब एक्सीलेंट, मल्टीप्लाई बाई एस। तो उधर देखो, सर आप इनिशियल कंडीशन ले नहीं रहे हो। हाँ, आपको सब्जेक्ट को लिंक करना पड़ेगा धीरे धीरे। ये सही है। प्लस हाँ हाँ, अच्छा, मेरे को डायरेक्टली एम के फॉर्मेट में नहीं करता। आर सी एस इंटू वी सी ऑफ एस। आगे बताओ। वी सी इक्वल टू वॉट? ऑक्सिलरी इक्वेशन बताओ। ऐसे तो लिखते थे उसको, आर सी एस प्लस वन इज इक्वल टू, ये है आपका लैपलास, वो है आपका ऑक्सिलरी इक्वेशंस। एस बताओ अगेन। अभी के लिए जो मैं समझा रहा हूं उसको समझना है, क्योंकि इसको तो डिराइव नहीं कर सकते आप कि एस अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा। तो फोरियर और लैपलास रिलेटेड है। फोरियर और लैपलास आपस में बहुत ज्यादा रिलेटेड है। अभी के लिए इतना जान लो कि सिग्मा को जीरो रखोगे तो फोरियर ट्रांसफॉर्म बन जाएगा, लेकिन ये ज्ञान अधूरा है। ठीक है। अब ये बताओ, एस कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है क्या? ठीक है, तो जब एस प्लेन बनाओगे, एस प्लेन जब बनाओगे तो कौन सा प्लेन बनेगा? कॉम्प्लेक्स प्लेन। रियल पार्ट क्या है? ये वाला क्या है? इसमें ना तनाव मत लिया करो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खत्म हो गया। राइट। कितना आ रहा है? -1/, आप नेटवर्क थ्योरी पढ़ो। ठीक है। आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ो। सिग्नल का नाम क्यों नहीं लूंगा पता है? क्योंकि एंटी कॉजल आ जाएगा वहां पे। तो अभी का नाम नहीं ले रहा हूं मैं। आप नेटवर्क थ्योरी पढ़ रहे हो, आप कंट्रोल पढ़ोगे, हर कंडीशन में आपका पोल इधर ही आएगा। हर कंडीशन में। कभी यहां पे पोल आ जाएगा ना एग्जाम में, गेट एग्जाम में, तो अनस्टेबल मत कहना, क्योंकि वो जेड प्लेन में ट्रांसफॉर्म कर लेगा अपने आप को। बहुत डेप्थ है सब्जेक्ट आपका। तो जब तक नेटवर्क थ्योरी चलेगा और जब तक कंट्रोल सिस्टम चलेगा, आप कितना भी पोल निकालो, 100 पोल निकालो, 50 पोल निकालो, 2 पोल निकालो, जनरली जनरली आप थर्ड ऑर्डर तक जाओगे। फोर्थ ऑर्डर तक कहीं गए? फोर्थ ऑर्डर तक नहीं गए, थर्ड ऑर्डर तक जाएगा, इतना कंफर्म है। मैक्सिमम थर्ड ऑर्डर, और मिनिमम ऑर्डर तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑर्डर होगा, वरना मेमोरी लेस सिस्टम को कौन पढ़ेगा? कोई नहीं पढ़ेगा। हमेशा पोल किधर पाओगे आप? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दी पोल्स ऑलवेज लाइज टुवर्ड्स पोल्स। कैरेक्टरिस्टिक पोल एक ही बात है। और रूट्स, सर कैरेक्टरिस्टिक लिख दिया तो हाँ, ऑब्वियसली एक ही बात है। पोल्स या रूट्स ऑलवेज लाइज, ऑलवेज लाइज टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स व्हाट? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन, दैट मीन्स एस प्लेन। समझ में आ गया? अभी देखते रहो, आप लिखने का टाइम दूंगा, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब द फ्लो। क्योंकि जब मैं नोट से नहीं पढ़ाता हूं तब ज्यादा पढ़ाता हूं, नोट से पढ़ाऊंगा तो समझ जाना यार, रिस्ट्रिक्टेड है सर का नॉलेज फिर इन दैट केस, डेरिवेशन को छोड़कर। ये सही है इतना? इस रूट्स के हिसाब से आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिखते हो? एनीवन? एक सिंगल रूट है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना आएगा? C1। C1 लिखे या के लिखे? सी तो कैपेसिटर हो जाएगा, के इंटू ई रेस टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ टी बाई आर सी। हो गया। अब क्या निकालना है आपको इसके बाद? पी आई। when you talk about PI, and PI is nothing but the steady state response, and steady state response मतलब permanent response, ये भी कह सकते हो आप। इंफिनिटी में मिलेगा वो भी कह सकते हो आप। और कैपेसिटर का वोल्टेज मिलेगा, इसकी वजह से वही मिलेगा। इसको हम आइगन वैल्यू के नाम से भी जान सकते हैं, और ये आपको तब पढ़ाऊंगा जब मैं एलए पढ़ाऊंगा, लीनियर अलजेब्रा, सिग्निफिकेंस ऑफ आइगन वैल्यू। ये आइगन वैल्यू है ना, आइगन वैल्यू का मतलब है यही डिफाइन करेगा, एम्पलीट्यूड बदलेगा और फेज से, कैसे सेम रहेगा फेज? एम्पलीट्यूड बदलेगा और फेज बदल सकता है, क्या नहीं बदलेगा? फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो पीआई निकालें। क्या कर रहे हैं हम? कैलकुलेशन ऑफ लीनियर अलजेब्रा जब चलेगा ना, तो मैं आपको आइगन फंक्शंस का या आइगन वैल्यू का सिग्निफिकेंस बताऊंगा।
इन्फिनिटी में जब सर्किट को बनाओगे तो ये तो हमेशा रहेगा। ठीक है, कितना ये वैल्यू, Vm साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, स्विच तो क्लोज रहेगा। आगे क्या मिलेगा, आर, आगे क्या मिलेगा, सी, हाउ दे आर कनेक्टेड नाउ। सर इसके पहले ये वाला सी था। अरे दोनों सी एक ही है, ये नॉन पोलराइज्ड और वो पोलराइज्ड है। करेक्ट इतना। इंडिया में जितनी बुक्स मिलेंगे ना आपको मैक्सिमम टाइम पे वो नॉन पोलराइज्ड रहेगा, लेकिन यूके की जितनी बुक्स मिलेंगी उन्हीं के प्रॉपर ऑथर मिलेंगे, तो आपको वहां पे पोलराइज दिखाई देगा। ये सी हो गया। क्या निकाल रहे थे आप, वीसी। स्टार्ट करें। इक्वेशन क्या आएगा, Vm आगे साइन ऑफ नेक्स्ट वन प्लस इज इक्वल टू आर इंटू आई प्लस हाउ अबाउट Vc इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ। आप तो कैपेसिटर का वोल्टेज निकालने वाले थे, तो गलत हो रहा है। देखो ध्यान से एक बार, Vm साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा चलेगा। यहां पे क्या है, आई इंटू आर है, प्लस क्या Vc लिख दूं। किसको हटाना है, मैं Vc को क्यों हटाऊं, मुझे तो कैपेसिटर का वोल्टेज निकालना है, तो हम क्यों हटाए Vc को, हम इसको हटाते हैं। क्या यही IC है, यही IR है। अगर मैं ये कहूं करंट ड्रिवन बाय द सोर्स तो भी तो वही है, तो सही है, हटाओ आई, सी इंटू डीवीसी बाई dt। नाउ वी हैव ट्रांसफॉर्म, देखो ये करंट का इक्वेशन था, वो वोल्टेज का इक्वेशन बन रहा है। दोनों से आपके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स नहीं बदलेंगे। ये आ गया Vm साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, आर सी इंटू डीबीसी बाई डी टी प्लस वीसी। इसी से सीएफ निकालते हैं, सेम आता। देख लो सीएफ अगर निकालते भी तो आपको आपके टीचर ने कहा था इसको कैपिटल एक्स लिखा होगा, है ना। क्योंकि एच के दास फॉलो करोगे या बीएस गिरवाल फॉलो करोगे, एरविन की बुक मुझे नहीं लगता कि कोई टीचर इतना फ्रीक्वेंटली फॉलो कर रहा होगा, क्योंकि इवन मैं भी नहीं फॉलो करता हूं। नेक्स्ट, अगर इससे सीएफ निकालने की कोशिश करोगे वही आएगा, देखना RCM+1 इज इक्वल टू, इसको हटा देते थे। इसको हटाने का मतलब जानते हो, उधर देखो, अब रिलेट हो पाया। और ऐसा एक बार नहीं बेटा, पूरे सिलेबस में 50 बार कराऊंगा, लेकिन एक साल की बात है पूरा, टिल मंथ ऑफ सितंबर, नहीं अगस्त नहीं, और आगे जाओ, और हाँ फुल स्टॉप। क्योंकि पहले ज्वाइन किया था ना आप लोगों ने सिलेबस, तब इसीलिए, तब जाकर ये कई बार आप कर चुके रहोगे। सोर्स फ्री सर्किट, फोर्स फ्री रेस्पॉन्स, नेचुरल रेस्पॉन्स, अनफोर्स्ड रेस्पॉन्स, सब एक ही नाम है, कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, इसको लिखें आगे फिर। अगर हम इससे क्या निकालेंगे, पीआई। जब आप पीआई कैलकुलेट करते थे तो कैसे कैलकुलेट करते थे, Vm साइन, आगे बताइए, ओमेगा टी प्लस थीटा होल डिवाइड बाई फास्ट, RCM प्लस 1। नेक्स्ट वन, हाँ कैलकुलेशन बढ़ रहा है ना, नहीं करवाऊंगा मैं आपकी, क्योंकि मेरे पास दो मेथड है, एक तो प्योर मैथ्स का मेथड जो कि मैं अभी कर सकता हूँ आराम से। आप इसको क्या करते थे पता है, पहले आरसी को बाहर कर लो, हो गया, तो फिर हो गया M+1/M-1 ऊपर M² टू बी रिप्लेस बाई -(a²) -(ω²), इतना करते थे ना। पहले ये बताओ, मैथ्स याद आ रहा है, अभी कुछ दिन पहले का आया था डिफरेंशियल इक्वेशन में बेटा, कि हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द पर्टिकुलर इंटीग्रल इफ वी आर हैविंग साइन और कॉस कंपोनेंट। आपके कॉलेज में अभी हाल फिलहाल में हुआ होगा, साइन कॉस के साथ एक्सपोनेंशियल भी होगा, ऐसा ठीक है। इतना नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि इतना करोगे आ जाएगा आंसर, लेकिन टाइम टेकिंग होगा। फास्ट करें, लेट्स अप्लाई वोल्टेज डिवीजन रूल। यहां पे लिख देता हूं मैं, क्या अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, वोल्टेज डिवीजन रूल। याद रख लेना वो मैथ्स है, सिर्फ मैथ्स 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 मैथ्स, डिडक्टिव लॉजिक।
एंड मैथ्स का एप्लीकेशन एप्लीकेशन एप्लीकेशन, सिग्नल सिस्टम, नेटवर्क, कंट्रोल, डिजिटल, चाहे तो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ो या क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ो या सॉलिड स्टेट पढ़ो या सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, दैट्स डिडक्टिव लॉजिक। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बीपी लाठी में लिखा हुआ है। चलें आगे। ये निकालो स्ट्रेट फॉरवर्ड फेजर डोमेन पे। तो आप ये लिखोगे, वीसी ऑफ जे ओमेगा, छोड़ दो जे ओमेगा को, कितना आएगा ये, वीएम एट एन एंगल ऑफ थीटा। इसका मतलब अगर आप इसमें 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, मतलब आप साइन को ही रेफरेंस मान के चल रहे हो, याद आया, कॉस को रेफरेंस मानकर चलते हैं तो इसको 90 डिग्री पीछे करते हैं हम लोग, क्योंकि कॉस का मतलब ही कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन इनटू फेजर डोमेन 1/j ओमेगा सी डिवाइड बाई आर प्लस 1/, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का नेटवर्क थ्योरी वाला पार्ट है और वो मैथ्स के तरह कर रहे थे। मैथ्स की अप्रोच से अगर आप आगे बढ़ रहे थे तो टाइम टेकिंग बढ़ रहा था, तो अभी हम ये मान लेते हैं कि हम ये कर लेते हैं। चलें आगे। बताओ थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन देखकर, ये कैंसिल आउट हो गया एलसीएम लेने के बाद ना। हाँ हाँ, ऑब्वियसली। एक बार बोले कैसे कैंसिल कर दिया, मैथ्स नहीं आता इसको। फिर ऊपर कितना आ जा रहा है, वीएम एंगल, ये जो थीटा है ना बेटा, ये इनपुट का फेज है, ठीक है। अब कितना आ जा रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, 1 + j ओमेगा आर सी। मैंने शायद एंगल के रिगार्डिंग हर वो बात क्लियर कर दी है जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट में काम आने वाले हैं। तो एंगल का अब हम कैलकुलेशन देखेंगे, न कि ये कि कैलकुलेट कैसे किया जाता है। मैग्नीट्यूड कितना आ जा रहा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड नीचे ही रहेगा, फेज को ऊपर भेजोगे, फेज को ऊपर भेजने से साइन बदलता है। और क्यों बदलता है पता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की वजह से, यहां तक बताया था मैंने। फेज जब नीचे ऊपर जाता है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई होता है, क्यों, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। जैसे 1/e⁻j थीटा लिखोगे, भेजो उसको ऊपर, एग्जैक्टली exactly। तो अगर कोई टीचर पूछेगा कैसे फेज ऊपर नीचे हो जा रहा है, बोलना अरे रुक अभी, तू तू जानता नहीं मैं किससे पढ़ के आया हूं, ऐसा आप कह सकते हो अंदर, लेकिन बाहर नहीं कहना। बताओ कितना आ रहा है, वीसी इज इक्वल टू वी एम डिवाइड बाई √1 + ओमेगा आर सी का स्क्वायर, एंगल थीटा माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा आर सी। चल साइन पे चलते हैं वापस, चले, उस मेथड से ज्यादा इतना फास्ट ज्यादा आंसर। हाँ, तो दोनों अल्टरनेटिव अप्रोच है। सो अब मुझे बता दो वीसीटी, यही तो पीआई है। हम्म मैग्नीट्यूड is altered now with this value, 1 + ओमेगा आर सी the square, sin frequency remains unchanged। और पता है हम लोगों ने इंटीग्रल डिफरेंशिएशन में किया था। मैं हर वो बात बता रहा हूँ क्योंकि बहुत दिनों बाद मिल रहे हो आप लोग, ऐसा तो नहीं कि पहचान नहीं रहे हो मेरे को तुम लोग, यही है ना वो। ओके, आगे, प्लस थीटा माइनस ओमेगा आर सी। एक कॉमन सेंस की बात कर लेते हैं हम लोग, चेक कर लेते हैं कि हमने कितना पढ़ा था। एक कैपेसिटर का वोल्टेज है, कैपेसिटर का करंट निकालते ना तो प्लस आता, क्योंकि कैपेसिटर में करंट लीड करता है, चाहे वो कितना भी डिग्री लीड करे, अरे 2 डिग्री ही क्यों ना लीड करे, लीड तो करता ही है। इसमें देखो वोल्टेज पीछे आ रहा है, फेज जस्टिफाई हो रहा है, क्या वो बेटा, हाँ। अब ये बताओ क्या है, टोटल सॉल्यूशन इज गिवन बाई और हम क्या निकाल रहे थे, यही निकाल रहे थे। सीएफ कितना आया था, के इंटू e⁻⁻⁻t/, what is this describing you, that transient occurring due to the storing element फर्स्ट ऑर्डर, और ट्रांजिएंट एसी के बावजूद ट्रांजिएंट आ रहा है, क्योंकि स्विच जब भी दोगे ट्रांजिएंट आएगा। प्लस कितना आया था यहाँ पे, वीएम डिवाइड बाई दिस वन, 1 +, ठीक है, जैसा लिखना चाहो आप लिख सकते हो, ओमेगा आर सी का स्क्वायर, आगे साइन, नेक्स्ट वन ओमेगा टी। फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं बदल रहा है, अगर कोई आपको ये कह देता है कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रहा है, अगर फ्रीक्वेंसी बदल गया तो समझ लेना मैसेज प्रॉपरली मिला नहीं है आपको, ठीक है। और दूसरा ये है, आपने इंटीग्रल डिफरेंशिएशन किया है,
वो रीजन है। और क्या रीजन है? सर हाँ, हम एक बार आइगन वेक्टर और आइगन फंक्शन पढ़ेंगे, वो भी एक रीजन बनेगा मैथ्स से। आगे बताओ। प्लस थीटा ओमेगा आर सी। ट्रांजिएंट फ्री रेस्पॉन्स करना है। अच्छा, हम लोगों ने वो नहीं लिया था, बट ये तो बड़ा ऑब्वियस है क्योंकि पहली क्लास थोड़ी ना नेटवर्क थ्योरी के। वीसी जीरो माइनस बताओ, वीसी जीरो प्लस बताओ। हम अभी के लिए ये मानकर चल रहे हैं कि स्विच इज क्लोज्ड एट अ रेफरेंस टाइम ऑफ टी इक्वल टू जीरो बिफोर द डेरिवेशन ऑफ स्विच बीइंग क्लोज्ड एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू टी नॉट। ये भी सही है। ये दोनों कैसे आया है? प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर से। अरे भाई, तुम लोग को कितना पढ़ाया मैंने। आई सी इज इक्वल टू, हाँ वो हर हर टीचर कह देगा कि कैपेसिटेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर विच अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। तो क्या याद कर लोगे क्या? मैथमेटिकली चाहिए। सर फिजिकल सिग्निफिकेंस बताओ। ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट है पोलराइज्ड मॉलिक्यूल का। कैपेसिटर के बीच में क्या होता है? हाँ। तो डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर में क्या अंतर है? एलेक्जेंडर साडुको में क्या लिखा है पता है? डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर बराबर है। बुक का प्रॉब्लम नहीं है बेटा। उस बुक का काम है केसीएल केबल को डील करना, ना कि डाइलेक्ट्रिक को डील करना। इतना सही है। डाइलेक्ट्रिक क्या है पता है? अगर मैं बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दूं, तो उस मटेरियल के अंदर जितने भी डाइपोल है, डाइपोल इज अ गुड वर्ड, उनका ओरिएंटेशन हो जाए। सही है इतना? और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो छोटे छोटे मैग्नेट, छोटे छोटे आयरन पीसेस को तोड़ दो अच्छे से, चूरा चूरा बना दो, और इधर दो मैग्नेट रख दो, तो देखना ऑटोमेटिकली ओरिएंटेशन आ जाएगा। दो मैग्नेट के साथ ऐसा कोई तो है ही नहीं, कोई स्टूडेंट जो खेला नहीं होगा। खेला ही होगा आप लोगों ने। तो ना क्या आयरन पार्टिकल्स ओरिएंटेशन शो करता है? समझ में आया? वैसा ही ओरिएंटेशन अगर डाइपोल मोमेंट शो करेगा, तब हम कहेंगे हाँ दे आर नाउ बीइंग पोलराइज्ड। तो डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा इंसुलेटर है जिसमें पोलराइजेशंस हो रहा है, और बिना पोलराइजेशंस के डाइलेक्ट्रिक नहीं बना सकते आप। सही है। तो वो क्या होता है ना, जितने जैसे ये ओरिएंटेशन हो रखा है, उधर से मान लेता हूं इधर तक ऐसे ओरिएंटेशन हो रखा है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा हटा भी दोगे ना, तो इन सब का ओरिएंटेशन विद इन नो टाइम ऐसे नहीं हो पाएगा। इसलिए वो प्रॉपर्टी लिखी गई है कैपेसिटर की। ये है फिजिकल सिग्निफिकेंस। और जो मैंने आपको बता रहा हूं कि डेरिवेटिव इज ओनली टेकन व्हेन द ग्राफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, ये है मैथमेटिकल। समझ में आ गया? तो मैथमेटिक्स एक बार वॉयलेट हो जाएगा तो तनाव मत लेना। फिजिकल सिग्निफिकेंस और रियल लाइफ सिग्निफिकेंस वॉयलेट नहीं हो सकता। वही सेम इंडक्टिव लॉजिक और डिडक्टिव लॉजिक, ये दो वर्ड्स को मैं आपको सेपरेटली लिखाऊंगा। इंडक्टिव लॉजिक क्या होता है और डिडक्टिव लॉजिक क्या होता है। बहुत प्रेशर में आ गए क्या कि क्या पढ़ा रही है? हाँ, समझाना है ना बेटा। हमारे टाइम पे इंटरव्यू हुआ करता था। गेट एग्जाम में बहुत अच्छा रैंक आने के बाद भी लोग इंटरव्यू नहीं निकाल पाते थे, क्योंकि वो रट लेते थे। अरे आई सी इज इक्वल टू सी डीबीसी बाई डी करके, हाँ हाँ याद कर लो यही है करके। तो कैपेसिटेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर विच अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। फिर सर ने कहा कि क्यों? सर वो नोट्स में लिखा था। ऐसे ही। ये आपको लग रहा होगा सर मजाक कर रहे हैं, नहीं। आईआईटी मुंबई में ना प्रोफेसर साहब का लिंक्डइन प्रोफाइल देखोगे ना, तो उन्होंने शेयर किया हुआ है 50th रैंक के बाद के कुछ स्टूडेंट का, जिनका डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं हुआ था, उनका वीएलएसआई में इंटरव्यू हुआ था। उनको सेमीकंडक्टर के बारे में बहुत कुछ पूछा गया। स्क्रोडिंजर इक्वेशन एक क्वेश्चन है उनका। ठीक है। हमारे लिए नई बात है। फिजिक्स का स्टूडेंट होता तो बहुत क्विकली लिख देता। हमारे लिए बहुत नई बात है। उसने कहा कि क्वांटम मैकेनिक्स के बिना, या क्वांटम मैकेनिक्स का जीरो नॉलेज के साथ साथ आपने ये कैसे पढ़ लिया सेमीकंडक्टर फिजिक्स। समझ में आया? तो और फिर उनको ये भी पूछा गया, वो उनका स्टेटमेंट है, ये भी पूछा गया कि आप कौन सी बुक से पढ़ के आए सेमीकंडक्टर फिजिक्स। तो बुक का नाम नहीं बता पा रहे थे। और मैं बता दे रहा हूँ, कोई भी आईआईटी का प्रोफेसर, ज्यादातर, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, वो ये नहीं कहेगा लल्लू राम का बुक पढ़ा है आपने। समझ लिया? अगर आप ये कहोगे ना सिग्नल सिस्टम पढ़ के आए, सर साइमन हेकिन, हाँ वो चला ठीक है ठीक है ठीक है। और फिर ओपेनहिम शेफर, ओपेनहिम नवाब, और एक और था, कौन सा? बीपी लाठी तो ठीक है बेटा, बीपी लाठी इज मेजरली नोन फॉर मॉडर्न एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशंस। साइमन हेकिन रिफर करेंगे, और हम एक और क्या नाम है उसका, ओपेनहिम शेफर। ओपेनहिम नवाब एंड शेफर, ओपेनहिम नवाब अलग है, ओपेनहिम शेफर अलग है। ये बुक रेफर करोगे आप, ये कहोगे ना कि सर मैं ना XYZ ऑथर से पढ़ा हूं, डजेंट सीम्स गुड।
ठीक है। हो सकता है वो ऑथर ने बहुत अच्छा लिखा होगा, लेकिन फिर वो वैलिड नहीं मानते हैं। जितना मेरा नॉलेज है मैं बता दिया आपको, चले अभी। वरना मैं भी पढ़ा देता नेटवर्क थ्योरी इस लल्लू राम की बुक से पढ़ो करके। ठीक है। आप लोग कहाँ से पढ़ रहे हो? हाँ ठीक है, वो रेस्पेक्टेबल बुक है। ऐसे नहीं कि सर वो बगल में एक कोचिंग थी, उन्होंने के टीचर ने नोट्स लिख दिया और 5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर लिख दिया। तो आईटी के प्रोफेसर लोग जब पूछेंगे इंटरव्यू में आपको कहाँ से पढ़ के आए हो, तो क्या कहोगे आप? गुलशन सर थोड़ी ना कहोगे। वो भी निकाल देगा, भाग यहाँ से बोलेगा। हाँ, कुछ आपको हर एक सब्जेक्ट की एक रेफरेंसेस बुक का नाम याद करना है, चाहे वो पढ़ो या ना पढ़ो। समझ में आ गया? लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। ये तो हो गया अभी। चलो, एट टी इक्वल टू 0 प्लस कितना आएगा ये वोल्टेज? 0 इज इक्वल टू के प्लस वीएम डिवाइड बाई द स्क्वायर रूट ऑफ प्लस ओमेगा आर सी होल स्क्वायर साइन। ओमेगा टी खत्म हो गया, थीटा माइनस टेन इनवर्स ऑफ ओमेगा आर सी। इसका नाम क्या है? फ्यूचर में ये ओमेगा बनेगा आपका। हैबिट डाल लेना, मैं डलवाऊंगा हैबिट क्लास में। फ्यूचर में वही ओमेगा बनेगा। बार 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 कहता था, जब भी डिजिटल सर्किट्स पढ़ेंगे हम, डिजिटल फिल्टर पढ़ेंगे, तो वो ओमेगा बनेगा। वो ग्रीक ओमेगा है और सच का ओमेगा है। आप उसको ओम्स के नाम से जानते हो, ओम्स नहीं। ठीक है, ओम्स में उसका सिंबल यूज करते हैं, लेकिन अगर आप अल्फा बीटा गामा थीटा डेल्टा फाई काई सब कुछ देखोगे ना आप, तो ये ग्रीक ओमेगा है। और यही एंगुलर फ्रीक्वेंसी बनेगा आपका डिस्क्रीट डोमेन पे। के की वैल्यू बताओ। के हैज टू बी जीरो। इफ के इज जीरो, देन आई कैन से दिस रेस्पॉन्स बिकम्स कंप्लीटली जीरो। तो के कितना आ जा रहा है बताओ? पूरा। तो के को जीरो करने के लिए उधर जीरो होना पड़ेगा ना। हाँ, तब कितना आ जा रहा है? थीटा माइनस tan इनवर्स ऑफ, हो गया, इक्वल टू जीरो। लेकिन ये कब डिराइव किया हम लोगों ने? टी इक्वल टू 0 प्लस के लिए। इफ स्विच वुड हैव बीन क्लोज्ड एट सर्टेन टाइम ऑफ ओमेगा टी नॉट, तब कितना आएगा आंसर? tan इनवर्स ऑफ ओमेगा। चेक करो, यही वहां पे भी किया था। अभी हमने क्या डेरिवेशन में यूज किया हुआ है कि हमारा जो स्विच क्लोज हो रहा है वो कब क्लोज हो रहा है? रेफरेंस टाइम पे। बट एक्चुअली सर्किट में स्विच कब क्लोज हो रहा है? ओमेगा टी नॉट पे, है ना? थीटा और ओमेगा टी रिलेटेड है, पता है ना ये? नेक्स्ट वन। ये किसके लिए फॉर्मूला वैलिड फॉर साइन इनपुट और कॉस इनपुट? दिस इज द फॉर्मूला वैलिड फॉर साइन इनपुट। वहां पे क्या था फॉर्मूला, याद करो उधर। आरएल सर्किट था, ओमेगा टी नॉट प्लस फाई और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ओमेगा एल बाई आर। उसमें फॉर्मूला लिखा आया था क्या, जब कॉस इनपुट होगा तो क्या होगा? उधर या इधर? ओमेगा टी नॉट प्लस फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ। जब हमने इसका न्यूमेरिकल किया था, तब क्या चीज को गौर फरमाया था आपने? एग्जैक्टली exactly. नीचे वाला फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? ये बताओ, डेरिवेशन से कुछ सीखने को मिला? फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, एग्जाम में डेरिवेशन करना नहीं पड़ेगा। आपने पूरे डेरिवेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन को हैंडल करना सीखा है। मैथ्स में क्या होता है, आप डिफरेंशियल इक्वेशन को बस सॉल्व करोगे। यहाँ पे इमोशनली सीख रहे हो। ये वाला किसके लिए वैलिड है? फॉर्मूला फॉर, बताओ, कॉस इनपुट। हाउ इज द डेरिवेशन? क्या हुआ, डेरिवेशन ठीक नहीं लगा? लिंक नहीं कर पा रहे क्या? घर से लिख के आओगे? क्यूआर कोड फॉर पेमेंट। अरे तुम लोग यार, देखो इधर पे, कहाँ लिखोगे बेटा? इसको देख कर डिराइव कर लेना ना घर पे। लिखना है क्या?
क्यूआर कोड से। अभी तो बहुत टाइम लग जाएगा ना लिखने के लिए आप लोग को। नोट्स रहेगा आपके पास। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखे। लिखो। फाइंड द टाइम एट विच द स्विच इज क्लोज्ड। फाइंड द टाइम at which the switch is closed so that the circuit will be transient free. So that the circuit will be transient free. So that the circuit will be transient free. आपको वो टाइम निकालना है जिस टाइम पे स्विच क्या हो, क्लोज हो, तब जाकर सर्किट में क्या हो जाए, ट्रांजिएंट फ्री रेस्पॉन्स मिले। रेस्पॉन्स का मतलब होता है आउटपुट। हम स्विच क्लोजिंग का वो टाइम इवेल्युएट करना चाहते हैं या कैलकुलेट करना चाहते हैं जिस टाइम पे सर्किट में ट्रांजिएंट क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ये आर है, सी है। डेटा बदल दूंगा तो हम आंसर वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, इसीलिए दिस इज 1 ओम। वो नहीं बताएगा कि ट्रांजिएंट फ्री और कैपेसिटिव बिहेवियर है, तो यू नीड टू टॉक अबाउट कैपेसिटिव वोल्टेज फर्स्ट। डेरिवेशन ठीक लगा? ठीक है। एक ऐसा वक्त आएगा क्लास में जब 4 घंटे तक डेरिवेशन चलेगा, एक लेक्चर में खत्म नहीं होगा। किस बात का ध्यान रखना है इसमें? कैलकुलेटर लेके नहीं आया क्या बेटा? हाँ तो कॉल करो। किस बात का ध्यान रखना है? एंगल को रेडियन में रखना पड़ेगा अगर आप टाइम सेकंड में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो। कॉस इनपुट का फॉर्मूला भी डिराइव करवाया था ना?
स्टार्ट करें? ठीक है, ये तो हो गया। अ, एक दो पेज यूं ही छोड़ दो आप। एक दो पेज यूं ही छोड़ दो। ठीक है। नेटवर्क थ्योरी का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है? पूछ रहा हूं, पहले तो पूछूंगा ही फिर बताऊंगा। नेटवर्क थ्योरी का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक बताओ। हाँ, ठीक है, ये भ्रम दूर हो जाएगा आपका। ठीक है, मेरे को पहले ये बताओ कल का शेड्यूल क्या रखना है। कल का शेड्यूल क्लासेस का क्या रखना है आपको? शाम में ही? नहीं, ये टाइम नहीं पॉसिबल है बेटा। एक मिनट, ये टाइम पॉसिबल है? सेम टाइम पे आ सकते हो सब लोग? ऋषि तो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं। जल्दी कंफर्म करो यार, बहुत टाइम लगाते हो। कुछ लोगों को तो शेड्यूल नहीं पता रहता कि कल का कॉलेज कितने बजे है। हम्म। हम्म। दोनों ब्रांचेस में इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, दोनों ब्रांचेस में इंपॉर्टेंट है। लेकिन डेप्थ ऑफ द न्यूमेरिकल ना, मैं देख रहा था रिलेटिवली कम है। ठीक है। हमें तो अलेक्जेंडर साडिको को रेफरेंसेस मानकर करना है। ये टॉपिक लास्ट टॉपिक है आपका। इसके आगे ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर भी पढ़ाऊंगा मैं। समझ में आया? ट्रांसफॉर्मर का कम से कम कुछ तो जान जाए। मैं ये बता देता हूं, मैंने उधर इलेक्ट्रिकल वाले को पूछा था कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर। कोई नहीं बता पाया। ठीक है। अरे, वही तू शुरू हो गया वही। ठीक है। हम्म। जब हम पढ़ेंगे ना कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर, तो बड़ा मजा आएगा। फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मर पढ़ना है, वहां तक हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल वाला अगर कोई स्टूडेंट जैसे ऋषि करके ही है, और बाकी तो कोई नहीं होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, सब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो, तो उसके आगे वही पढ़ेगा, हमें नहीं पढ़ना है। बट अगर हमारे एग्जाम्स में ट्रांसफॉर्मर का कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो मेरे पढ़ाने के बाद बन जाएगा। ठीक है। लिखो, मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट। मैग्नेटिक कपलिंग अगर कोई कहता है ना, यही है। क्या नाम है इसका? मैग्नेटिक कपलिंग। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसको न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में मैं जरूर कराना चाहता हूं। उसका नाम है रिले सर्किट। क्या नाम है? ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, रिले सर्किट। उन लोगों को तो नहीं हुआ है, क्योंकि कितना भी पढ़ाओ सब्जेक्ट कभी खत्म नहीं होता। कोई भी टीचर दुनिया का सब्जेक्ट खत्म नहीं कर सकता। ठीक है। सर आप कैसे खत्म कर दोगे फिर? कोई नहीं खत्म कर सकता। अगर कोई टीचर अपना सब्जेक्ट खत्म कर दे रहा है तो मतलब उसको उतना ही जानकारी है। एक बार बुक बुक देख, एक नहीं मल्टीपल, फिर बात करेंगे। ठीक है। देखो, मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, मेरे को बड़ा अच्छा लगा था पढ़ के, इसलिए मैं बुक्स लेकर आ जाता हूँ, क्योंकि मेरे को डर था कि बुक से डायरेक्टली न्यूमेरिकल उठाओ सॉल्व कराओ, मैक्सिमम क्या होगा, नहीं बनेगा। देखो, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के बारे में सुना है? पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का 90% क्रेडिट तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन 80% क्रेडिट उन्हीं का देने। जितना मैं जानता हूं, पहले बिना बुक देखे बता देता हूं मैं। क्या किया था पता है इन्होंने? सिर्फ थ्योरीज डिराइव की थी। मतलब थ्योरी का मतलब वो थ्योरी मत सोचा करो कि सर इकोलॉजी हमने पेपर दिया था, वो थ्योरी नहीं है। ये दिख रहा है थ्योरी, इसको कहते हो थ्योरी आप। ये दिख रहा है? सैद्धांतिक पढ़ाई का मतलब होता है पेन पेपर से जो आप पढ़ रहे हो ना, वो है थ्योरेटिकल स्टडी। तो ही इज वन ऑफ द गुड थ्योरेटिशियन एज वेल एज मैथमेटिशियन। इनके बारे में इन्होंने क्या किया था पता है? जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, वो प्रोपोगेट कैसे करते हैं, उनका इक्वेशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात किया था। फाइन। अब जो बुक्स में लिखा है बताता हूं मैं।
ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज। और उसके आगे इनका जो रिमार्केबल पेपर आया था जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा ख्याति मिली, वो मैक्सवेल इक्वेशन से पहले क्या किया था पता है? यूनिफाइड मतलब क्या होता है? एकाग्र, एक परफेक्ट करना। एकाग्रचित्त ऐसे भी कह सकते हो आप, या इकट्ठा करना, संचित करना, ऐसे। यूनिफाइड द लॉ ऑफ फैराडे एंड एम्पियर। समझ में आया? तो फैराडे लॉ क्या है, जितना हमारे हमारे लिए जरूरत है मैं तो लिखा दूंगा आपको। एम्पियर के बारे में जानते हो? एंड्रे, आंद्रे, एंड्रयू। हाँ, जो भी है, प्रेम थोड़ी ना है, प्रेम राज मल्होत्रा ऐसे थोड़ी नाम मिलेगा आपको कि राज मल्होत्रा ने करंट बनाया। ठीक है, ऐसा है तो। आंद्रे या एंड्रयू मैरी एम्पियर, उनका लॉ और फैराडे लॉ को एक साथ कंबाइन किया। फाइन। उसके बाद जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो है। और देखो, आपको लग रहा होगा सर मैक्सवेल्स इक्वेशन को छोड़कर और कहाँ पे क्रेडिट दिया जाता है इनको? तो मस्त लिखा हुआ है बुक में, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। आप बताओ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कहते हो? टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट टेस्ला है। वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। ठीक है। तो टेस्ला का रिलेशन गॉस के साथ है। टेस्ला का रिलेशन किसके साथ है? गॉस। और फिर आप जो कह रहे हो मैक्सवेल, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट बताओ। स्पेलिंग बताओ मैक्सवेल का। मैक्सवेल इज द यूनिट ऑफ क्या? मैग्नेटिक। याद रहेगा सबको। हाँ। इस बुक में वो तो नहीं लिखा हुआ है। ये एमकेएस है, सीजीएस है? एमकेएस है, नहीं नहीं, देखना नहीं है इतना भी, कुछ हर चीज देखेंगे क्या? मैं देख रहा हूँ क्या इधर? नहीं, उसमें लिखा भी है, कुछ नहीं लिखा, बस खत्म। वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। ऑर्स्टेड। ऑर्स्टेड। दिस इज अगेन द यूनिट ऑफ व्हाट? मैग्नेटिक फ्लक्स। ये ठीक है। थोड़े ही वक्त में इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू हो जाएगा, तो कम से कम बताना तो जरूरी था मेरे को। ऊपर वाला क्या है? एमकेएस। एमकेएस ठीक है। एमकेएस यूनिट। अब एमकेएस का फुल फॉर्म बताना पड़ेगा क्या? हाँ, और नीचे वाला क्या है? सीजीएस। एफपीएस भी होता है तो नहीं चाहिए अपने को? एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड। अरे, वो तो क्या होता है बोल रहा है वो? फेम पर सेकंड। लिखो फटाफट इसको। आपके नोट्स और जस्ट एक हफ्ते पहले के नोट्स मैग्नेटिक कपलिंग के दोनों अलग होंगे। और अगर 2 हफ्ते बाद फिर नेटवर्क थ्योरी में मैग्नेटिक कपलिंग होता तो भी अलग होता। लेकिन सबका सार निकालोगे तो क्या होगा? हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी बैच में 10 न्यूमेरिकल कराया, किसी में 12 कराया, किसी में 8 कराया। नोट्स अलग अलग होंगे, मैथमेटिकल डेरिवेशन भी चेंज हो सकता है। चलें आगे। एक बार मैग्नेटिकली कपल्ड का डेफिनेशन लिख लो बेटा, क्योंकि वो काम आएगा आपको। मैग्नेटिकली कपल्ड, ऋषि क्लासेस में है, मैं बता देता हूं उसको कि बेटा तुम अभी इलेक्ट्रिकल के इकलौते स्टूडेंट हो, काम आएगा तुम लोगों को, तुमको। मैग्नेटिकली कपल्ड, हमें इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को तो यहीं पे खत्म हो जाएगा किस्सा, लेकिन इलेक्ट्रिकल वालों को फिर आगे भी काम आएगा। लिखो एक बार। when two loops with or without contact, when two loops with or without contact, कॉन्टैक्ट्स में प्लूरल है, मतलब मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स हो सकता है। when two loop with or without contacts between them affect each other, affect, इफेक्ट का नाउन फॉर्म, AFFECT, affect each other through the magnetic field, through the magnetic field
जनरेटेड बाई वन ऑफ देम, जनरेटेड बाई वन ऑफ देम, बस, इज कॉल्ड एज मैग्नेटिकली कपल्ड, तो मत लिखो उसके आगे। समझ में आया? फिजिकल कनेक्शन हो भी सकता है, फिजिकल कनेक्शन नहीं भी हो सकता है। सर हमने तो कभी देखा नहीं है ट्रांसफार्मर, देखा है ट्रांसफार्मर? उसमें इनपुट और आउटपुट में कोई कनेक्शन नहीं होता, फिर भी काम करता है। तो उसी की बेसिक की वर्किंग को हमें पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है फेराडेज लॉ। लेकिन उससे भी पहले इधर देखो, इसके बारे में बताया था, क्या लिखाया था इसके बारे में? करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट, पहली बार इन्होंने ही ऑब्जर्व किया था। कंडक्टर, ऑब्लिक इंडक्टर भी लिख सकते हो। जनरेट्स, हम्म, हीट जनरेट करेगा। मैग्नेटिक, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। तो लोगों को एनसीईआरटी याद कहाँ रहता है? उनको लगता है एनसीईआरटी का मतलब सिर्फ यूपीएससी। अबे ठीक से पढ़ ले, है कि नहीं? एनसीईआरटी मतलब यूपीएससी। अगर एनसीईआरटी ठीक से पढ़ा होगा ना क्लास 12th का, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी बन जाएगा आप लोग का, फर्स्ट 2 चैप्टर। हाँ, पढ़ाते वक्त क्या होता है ना, फिर हर चीज पढ़ते हो आप, और खुद पढ़ना रट लो जल्दी। ठीक है, हंस क्रिस्टन ऑर्स्टेड नाम है इसका। नेक्स्ट वन, एम्पियर याद है? एंड्रयू मैरी। हम स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं, आप जो कह रहे हो सही है, बट दे आर लीनियरली, तो फाइव इज इक्वल टू, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं। अब इसके आगे हम जो बात करने वाले थे वो ये था, फैराडेज, तो यहां तक लिखो। पहले ये लिखो, फिर एम्पियर के बारे में लिखो, पूरा नाम लिखा चुका हूं मैं। आप लोग ये कह रहे हो कल सेम टाइम रखना है। लिखे आगे, फैराडेज लॉ लिखो। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, द वोल्टेज V, हम जो वोल्टेज V लिखते हैं वो इंस्टेंटेनियस है, छोटा वाला V। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, द वोल्टेज V induced in the coil, the voltage V induced in the coil is proportional to, is proportional to the number of turns capital N, the number of turns capital N, and the time rate of change of magnetic flux phi, and the time rate of change of magnetic flux phi। पाई दिख रहा है ना आपको? बताओ। पी एच आई,
यही है फाई। ये क्या है? PS। हाँ, स्पेलिंग बी याद रखना है आपको। इधर देखो, ये सिंबल टीचर कहते तो है, लेकिन बोलो स्पेलिंग लिखकर बताओ। काई। CHI। ठीक है, ऐसा। ये दोनों में हमेशा क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन में ज्यादा डिफरेंसेस तो है नहीं, इसीलिए स्पेलिंग एक बार लिख लो आप। फाइव। हो गया। ठीक। ये है आपका फेरेडेज लॉ। V=N। कैपिटल एन क्या है? और टाइम रेट बोल रहे हैं बेटा, टाइम रेट देखो बुक्स में कितनी सही लैंग्वेज को यूज करते हैं उन लोग। टाइम रेट कह रहा है मतलब, सबको लगता है रेट मतलब बाय डिफॉल्ट टाइम, आपको भी लगता होगा। तो इसने और हाईलाइट कर दिया है, हाँ हाँ ठीक है, रेट मतलब टाइम है, बट टाइम रेट लिखा हुआ है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फाई। क्लियर? इधर सुन लो। सबको लग रहा होगा गलत पढ़ा रहा है, गलत पढ़ा रहा है, गलत पढ़ा रहा है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ये वाला लेक्चर यूट्यूब में डाल दूंगा करके। गलत मुझे कोई साबित कर नहीं सकता। नो वन। इसको देखो, ये माइनस साइन दिख रहा है, ये अपोजिंग नेचर को शो कर रहा है। हर बार माइनस साइन नहीं मिलेगा आपको बुक्स में। माइनस साइन का एक ही सिग्निफिकेंस है। क्या सिग्निफिकेंस है? नहीं, अपोजिंग नेचर। मतलब जिस वजह से जनरेट हो रहा है, जो वोल्टेज जो जनरेट हो रहा है ना, वो बार बार कॉज और इफेक्ट वाला जो पैरामीटर है वो तो होना भी चाहिए था। तो माइनस साइन नहीं है, ठीक है इतना। देखिए इधर पे, ये वोल्टेज दिख रहा है, एन दिख रहा है, इसको मैं कह रहा हूं d5/I। DI स्टेटमेंट दिख रहा है, इनटू क्या? DI/DT। चेक करो कुछ दिख रहा है क्या? गुड। ये एल दिख रहा है क्या? हम्म। एल दिख रहा है, तो V=L इंटू DI/DT। तो एल की वैल्यू बताओ। यही डायरेक्टली लिखा था हम लोगों ने, तो मैंने उस टाइम पे भी कहा था जब मैग्नेटिक कपलिंग चलेगा तो थोड़ा नया नया चीज दिखाई देगा आपको। लेट्स टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ एल नाउ। L=N/d5/d। ठीक। और ये पहले भी पढ़ा है, π = LI, तो वहां से भी आ जाएगा देखना। दिख रहा है? d5/d कितना आ जा रहा है? प्रोवाइडेड नंबर ऑफ टर्न्स एज 1। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स नहीं होगा तो ये वाला फॉर्मूला है, लिखो इसको। ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है बेटा, अपोजिंग नेचर की वजह से। अगर कोई टीचर, कोई भी टीचर या कोई भी बुक्स यहां पे अगर माइनस साइन लिख रहा है, तो तनाव मत लेना कि सर ने कुछ गलत लिखा दिया है या अलेक्जेंडर साडुको में गलत लिख दिया है। नहीं नहीं नहीं, वहां पे वो बता रहा है कि वो जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है ना, उसकी वजह से वोल्टेज जनरेट हो रहा है, तो वोल्टेज वो फ्लक्स की जनरेशन को ही अपोज कर रहा है। हाँ, डेरिवेशन में हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। इस एल का नाम बताओ। हम्म। पढ़ाया था यार। हो गया। सेल्फ वाला वर्ड क्यों आया है देखें एक बार। कहिए अभी। मैं क्या कर रहा हूं, देखते रहिए अभी। वी आर कंसिडरिंग अ टाइम वेरिंग करंट, तो कैपिटल आई या स्मॉल आई?
एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती उसको। किससे पास कर रहे हो इसको? इंडक्टर से, क्योंकि इंडक्टर को हम वोल्टेज भी दे सकते हैं और करंट भी दे सकते हैं। एल बाद में लिखूंगा मैं, ऐसे कर रहा हूँ, डॉटेड लाइन ऐप एंड दिस करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये दिख रहा है, ये क्लास 10th की बुक में लिखा हुआ है कि ये कंटिन्यूअस होगा, डिस्क्रीट होगा नहीं, और लिखा हुआ उसमें लूप फॉर्म करेगा और आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये तीनों बातें एनसीईआरटी क्लास 10th में लिखी गई है। हाँ, तो फिर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ऐसे, फिर दिखाई दे रहा है इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ना, मैं बना रहा हूं ऐसे, तो फिर मत सर आपका तो इंटरसेक्ट कर रहा है, मैं नहीं मानता। हाँ, ये सही है, दिखाई नहीं देता, लेकिन एक्सपेरिमेंट करोगे तो महसूस जरूर करोगे आप। समझ में आया? जैसे हमें हमें कहां पता चल रहा है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमारी बॉडी में है, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हो आप जब पोल में जाओगे तब, लेकिन आपकी बॉडी को मूव करना पड़ेगा। एक जगह स्टैटिक रहेगा तो कहाँ होगा? माइकल फेरेडे सर का एनिमेशन वाला वीडियो देखा है? बोलते हैं वो ऐसे हिंदी में, मतलब एनिमेशन बना हुआ है तो डॉक्यूमेंट्री बोल सकते हो आप, एनिमेशन बना हुआ है। वो कह रहे हैं देखो, ये आयरन रॉड को जब तक मैं स्टैटिक रखूंगा बल्ब नहीं चलेगा, फिर जब ऐसे ऐसे करूंगा तो चलेगा। तो हमारी बॉडी भी अगर मूव करेगी तब हमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ सेंसेशन फील होगा, महसूस होगा। समझ में आया? दिखाई नहीं देगा वो आपको। यही है वो, करंट को बढ़ाओगे तो फ्लक्स क्या हो रहा है, ठीक है, यही है वो। लेकिन ये बताओ, इस फ्लक्स का आसपास कोई भी क्लोज प्रॉक्सिमिटी मतलब क्या समझते हो? आसपास कुछ दिख रहा है? आसपास कोई और एक मेटल या कंडक्टर कुछ दिखाई दे रहा है? आसपास कुछ भी नहीं। तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी वाला वर्ड यूज किया, CLOSE। आगे प्रॉक्सिमिटी बताओ, क्या मतलब होता है इसका? इसके आसपास के फील्ड में, फील्ड का मतलब क्षेत्र समझ लो आप, कुछ और कोई कंडक्टर रखा हुआ है, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स फाई खुद में ही कंसाइज है। इस पूरी क्लास में कोई नहीं है मेरे को छोड़कर ऐसा, लेकिन इस क्लासेस में अब जैसे ये आ गया, इमेजिन करो आप आ गए, वो आ गए, ऐसा करके, तो अब मेरा इफेक्ट आप लोग पे आएगा। आसपास कोई भी नहीं है, इसलिए ये कह रहा है सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, बनाओ उसको। क्लोज प्रॉक्सिमिटी का मतलब आप अपने फ्रेंड को भी क्लोज प्रॉक्सिमिटी के नाम से बुला सकते हो। और प्रॉक्सी नहीं बोल रहा हूं मैं कि हमने प्रॉक्सी मार लिया सर करके। अच्छा, वहां पे फ्लक्स नहीं लिखा है क्या? पाई, ये फ्लक्स है आपका। ये फ्लक्स एंटायरली उसी इंडक्टर का है, किसी दूसरे इंडक्टर में गया तो सेल्फ इंडक्टर है, सेल्फ इंडक्टेंस है। सेल्फ इंडक्टर मत बोलना, इंडक्टेंस प्रॉपर्टी को कहेंगे हम। इस कॉइल का, कॉइल कह लो या आप इंडक्टर कह लो, उसका कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स का 1% भी नेबरिंग कॉइल में नहीं गया, इसलिए हम क्या कह रहे हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। आगे लिखो, द L is called as self inductance because this capital L is called as self inductance because it relates the voltage induced in the coil, because it relates voltage induced in the coil by the time varying current, by the time varying current in the same coil, in the
सेम कॉइल। हो गया। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा उतनी क्लैरिटी से। करंट दिया, फ्लक्स जनरेट हुआ, वो पूरा का पूरा फ्लक्स जो उस इंडक्टर में जनरेट हो रहा है, उसके फ्लक्स का कितना पोर्शन किसी इंडक्टर को मिला? किसी भी को नहीं मिला। इसलिए नाम क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। आगे चले। क्या कर रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। इसका ऑपोजिट पार्ट आपको करना होगा, लेकिन मैं भी तो करूंगा। लेकिन ट्राई करना कि आप खुद कर लो। कितना करंट फ्लो करवा रहे हैं? ये ठीक है। कितना टर्न्स मान ले इसका? कुछ याद होगा, कॉलेज में अब किया होगा। N1 टर्न मान ले। इसके पास में, अरे यार, अब नाउ क्लोज प्रॉक्सिमिटी वाला वर्ड याद है? लास्ट टाइम पे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में कौन था? कोई नहीं था। अभी? हाँ। लेफ्ट हैंड साइड को मैं इनिशियल टाइम पे प्राइमरी कहूंगा, उधर सेकेंडरी। N1 है इधर का टर्न्स, इसका टर्न्स कितना है? दोनों सेम हो गया तो डिराइव हो जाएगा। इसमें फ्लक्स जनरेट होगा, उधर ओपन सर्किट है। बुक में क्या लिखा है वो भी सुन लो। अलेक्जेंडर साडिको बोल रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इसका इफेक्ट वहां देखने के लिए इधर हटाओ ओपन, इसका इफेक्ट इधर देखने के लिए इधर हटाओ ओपन, और लास्ट में कंबाइन कर लो सुपरपोजिशन थ्योरम। वो नहीं कह रहा है, मैं कह रहा हूं। समझ में आया? बट वो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि हाँ, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी हैव इग्नोर्ड दिस एनी काइंड ऑफ एक्साइटेशन टुवर्ड्स द सेकेंडरी वाइंडिंग। अब स्टार्ट करें। ये ठीक है। तो कलर चेंज कर दे रहा हूं मैं। अब बताओ, एक और बना ले। ये। अब ये बताओ, इस बार फ्लक्स क्या सिर्फ प्राइमरी कॉइल में ही कंसाइज है या सेकेंडरी कॉइल में इफेक्ट शो कर रहा है? हाँ। अब समझ में आया? मतलब अगर आप वोल्ट मीटर यहां लगाओगे ना, तो उसमें डिफ्लेक्शन आएगा ऐसे। ये है फेराडे लॉ। अब समझ में आया? यहां पे देखो, क्लोज प्रॉक्सिमिटी के आसपास कोई इंडक्टर है, तो इसका प्रभाव खुद की वजह से है, तो सेल्फ। यहां पे कंसेप्ट आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का। ठीक है। करंट सोर्स का हमेशा कुछ ना कुछ वोल्टेज होता है, पढ़ाया मैंने। तो प्राइमरी के साइड है तो सब्सक्रिप्ट 1 यूज करो पक्का। सेकेंडरी के साइड है तो V2 यूज करो। फाइन। हम्म। टोटल फ्लक्स को क्या कहे हम? Φ1। अरे, टोटल फ्लक्स को क्या कहे हम? 1 की वजह से जनरेट हो रहा है। सब्सक्रिप्ट ना बेटा याद नहीं कर पाओगे आप, समझ पाओगे सिर्फ। याद रहेगा। सब्सक्रिप्ट को सिर्फ समझ पाओगे, याद नहीं कर पाओगे। Φ1 का मतलब क्या है? इसको ऐसे लिख दे रहा हूं मैं ताकि आपको हमेशा समझ में आए। टोटल। लेकिन क्योंकि जनरेट कौन कर रहा है ये, इसीलिए Φ1। तो Φ1 है टोटल फ्लक्स जनरेटेड इन द फर्स्ट कॉइल ड्यू टू द एक्साइटेशन। ठीक। अब इज इक्वल टू देखना, Φ11 दिखाई दिया। मतलब इसका फ्लक्स जो सिर्फ इसी तक सीमित है, सीमित वाला वर्ड क्लियर होता है ना, लिमिटेशन। इसमें फ्लक्स के दो पार्ट है। एक जो इसी तक सीमित है, इसका फ्लक्स वहां तक गया ही नहीं। और एक और है ऐसा फ्लक्स, देखो येलो वाला, समझ जाओ आप। येलो वाला फ्लक्स उस तक गया, वो ये है। और ऐसा एक और फ्लक्स है जो 2 तक जा रहा है, तो दो मान लेते हैं, ब्लू और ग्रीन। तो कहां से कहां तक जा रहा है? वहां पे क्या हुआ था, उनको लगने लगा था कि सर हमने एनसीईआरटी में कुछ और पढ़ा था, 5 to 1 देख रहा था उन लोग। तो यहाँ पे जो मैं नोटेशन पढ़ा रहा हूँ वो ऐसा है कि 1 से 2 की तरफ जा रहा है। क्लियर हो गया? फाइन। अब V1 बताओ। V1 इज इक्वल टू, अभी तो लिखाया था, N, कौन सा N1, इसका इंटू डी फाई, कंफर्म, डिवाइड बाई वॉट, लिखो इतना।
ये V1 है। N1 सही है, d phi 1 by dt। कहाँ से आया ये? फ्रॉम फेराडेज लॉ। अच्छा, इसमें डायरेक्शन मेंशन करना चाहिए था क्या हम लोग को, कि चलेगा इसमें? हाँ, नॉर्थ टू साउथ। बट बेटा, किस बात की गारंटी दे सकते हो कि ऊपर ही नॉर्थ है ना? तो एरो मार्क कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्शन तो होता है ऐसे। ऐसे 5:30 मेरी वापस क्लास है, तो बेस्ड ऑन दैट वन मैं ऑफ करूंगा। 5:30 मेरी दिल्ली की क्लास है, तो बेस्ड ऑन दैट वन क्लास ऑफ करेंगे आप। कॉलेज से कितने बजे फ्री होगे कल? कितने बजे तक आ सकते हो? खाना वाना खा के, खाली पेट मत आना। अल्पाहारी। 2:30? हाँ, तो फिर जल्दी फ्री कर दूंगा मैं आपको। 2:30 आओगे तो अराउंड 4:45 के आसपास फ्री कर दूंगा। अभी तो प्रेशर है क्या? तो जल्दी चले जाओगे तो अगले दिन का प्रैक्टिकल पढ़ पाओगे। लिख लिया इतना? N1 लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल। कॉइल ही वाला वर्ड यूज करेंगे हम। N1 क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल। N2 लिखो फटाफट, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। पाई 1 लिखो आप। पाई 1 इज द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेटेड बाई कॉइल 1। इज द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेटेड बाई द कॉइल 1। इज द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेटेड बाई कॉइल 1। ठीक है, आगे लिखना कंटिन्यूशन में। इट हैज टू कंपोनेंट। पाई 1 के कितने कंपोनेंट है? टू कंपोनेंट। लिखो, phi 1 1 लिंक्स ओनली कॉइल 1। phi 1 1 लिंक्स ओनली कॉइल 1। तो यहां पे बताने की जरूरत नहीं है, येलो और ब्लू है। आगे, phi 1 2 लिंक्स बोथ द कॉइल, क्योंकि 1 से लेकर 2 तक जा रहा है, इसीलिए दोनों कॉइल्स में। phi 1 2 लिंक्स बोथ द कॉइल। ठीक है इतना? phi 1 2 लिंक्स बोथ द कॉइल। देख लो बेटा, phi 1 क्या है? टोटल फ्लक्स बाई जनरेटेड बाई L1। उसके दो कंपोनेंट है, एक खुद के लिए और एक दूसरे को दे दिया। तो 1 से लेकर 2 तक जा रहा है। 1 से लेकर सेकंड कॉइल तक फ्लक्स को लिंक करने का वैल्यू कितना है? phi 1 2। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, हाउ यू आर गोइंग टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर V2? कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ टर्न्स, फैराडे लॉ। N2। हाँ, इस वाले कॉइल में, L1 या L2 वाले कॉइल में फ्लक्स का कितना पोर्शन आ रहा है? तो d phi 1 2 डिवाइड बाई dt। माइनस साइन नहीं ले रहे हैं हम, क्योंकि एलेक्जेंडर साडुकू की बुक में नहीं लिया हुआ है। नहीं, फैराडे लॉ में दोनों में माइनस साइन। अगर दोनों में माइनस साइन आएगा तो दोनों में माइनस साइन हटाओगे। लेंज लॉ में, अगर लेंज लॉ को इससे कंपेयर करोगे तो दोनों में माइनस आएगा, ये तो दोनों से प्लस, ये तो दोनों से माइनस हटा दो। V2 = N2 d phi 2 by dt।
हो गया? लिख लिया? हम्म। V1 कितना था? इज इक्वल टू N1 था। ठीक है, आगे डी फाई वन बाई डी टी को मैं DI1 कर रहा हूं। क्या I1 था उसमें? डॉट DI1 बाई, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। हाँ, कहाँ गया? ये दिख रहा है। तो L1 कितना आएगा उधर वाला? प्राइमरी उधर वाला मतलब प्राइमरी, इधर वाला मतलब सेकेंडरी है। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है। L1 बराबर N1 इंटू डी फाई वन, D5 1। यहां पे ना 1 2 नहीं आएगा, सिर्फ 1 आएगा। नाम क्या पड़ा है? कनेक्शन बैठ गया अभी? हाँ, ग्रेजुअली बैठेगा। ये देखो, ये N1 मतलब किसका टर्न है? मेरा, उधर का कॉइल का। किसका? प्राइमरी कॉइल का, सेकेंडरी कॉइल का। ये फाई 1 क्या है? इज द टोटल फ्लक्स जनरेटेड बाय द प्राइमरी कॉइल ड्यू टू, ड्यू टू I1। अब सही है? नाम बताओ उसका। L1। तो V1 आ गया अभी L1 इंटू DI1 बाई, एक काम करते हैं हम, वो तो हो गया अभी। देखते हैं हम इसको कितना कर पाएंगे हम। करें आगे? अरे बोलो, करें। V2 इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला याद रखना है बस बेटा। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, कोई डेरिवेशन काम नहीं आएगा। समझ में आया? मैं न्यूमेरिकल ऐसा कराऊंगा कि डेरिवेशन की जरूरत ही ना पड़े आपको बस। मैं जानता हूं आप लोग किस प्रेशर में हो। दिमाग थक गया क्या? इधर इधर इधर, कि किसका कपलिंग किधर चला गया करके। है ना? ठीक है। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि कोई भी न्यूमेरिकल करो, ये सब डेरिवेशन काम नहीं आएगा। एक सिंगल लाइन काम नहीं आएगा। मैं बता दूंगा कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त क्या काम आएगा। समझ में आ रहा है? आपको लग रहा होगा अरे भाई ये क्या क्या लिखा दिया, थोड़ी देर पहले और कुछ लिखा रहा था इधर पे, जैसे ये। फिर देखो इधर पे, यहां तक तो चल भी गया होगा। हाँ हाँ ठीक ही तो है, लिखा रहा है, ये वाला फ्लक्स आ गया। इसके बाद ना बेटा कंफ्यूजन यहां से चालू होगा बहुत जगह पे। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, मैं आपको बिना फॉर्मूले के न्यूमेरिकल करा दूंगा। और सर कौन सा? कोई भी न्यूमेरिकल। समझ में आया? हाँ, यहां पे थे हम लोग। बताओ क्या आएगा? N2, सेम चीज करना। D5 1 2 बाई DI क्या? DI 2 और DI 2 कहां से आ जाएगा? सोच के तो देखो, कॉमन सेंस। हाँ, DI 1 इंटू DI 1 बाई। एक्सेलेंट। ये डेरिवेशन उधर नहीं हुआ है। ये जो डेरिवेशन था जो कि हार्डली 2 लाइन का था, डायरेक्टली लिखवा दिया था मैंने। फिर मुझे लगा हाँ हाँ सब लिखा है, मैं भी लिखा देता हूँ। फिर उनमें और मुझ में डिफरेंसेस कहाँ रहा? सोच कर बताओ। N2, वेरी गुड। ये N2 तो ठीक है, अगर ये N2 D फाई 2 बाई DI 2 होता, तब तो मैं L2 लिख देता। M M M12, इसमें M21 लिखा हुआ है। M21 लिखा हुआ है। क्या करोगे? हाँ, ऐसा है। तो अब कंफ्यूजन अवॉइड करना है या सिर्फ मैं M लिख दूं? क्योंकि हमें M ही है। लेफ्ट टू राइट में म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सेम एज राइट टू लेफ्ट का म्यूचुअल इंडक्टेंस। कंफ्यूजन अवॉइड करना है। हाँ, तो इसको फिर हम M ही लिख रहे हैं। इंस्टीड अलेक्जेंडर साडको में M21 कर दिया है। 2 में म्यूचुअल इंडक्टेंस आ रहा है 1 की तरफ से। तो आप अभी अवॉइड करें इसको, कंफ्यूजन को, वरना इधर देखो। माफ करो इज अ गुड वर्ड, क्योंकि एक सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ना है गेट एग्जाम के लिए। कई सारे सब्जेक्ट है आपके, तो फिर हमेशा कंफ्यूजन अराइज होगा। तो आपका आ गया V2 इज इक्वल टू M। सही है? M का नाम बताओ। हाँ, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। सर याद कैसे करेंगे हम? मैं बताऊंगा आपको कैसे याद करना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज एन एबिलिटी ऑफ एनी ऑफ द कॉइल। सुनिए पहले। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज एन एबिलिटी ऑफ एनी कॉइल, आइदर दिस और दैट, टू इंड्यूस ईएमएफ इन द नेबरिंग कॉइल। ये सिंपल लैंग्वेज में अलेक्जेंडर साडको में लिखा हुआ है। म्यूचुअल इंडक्टेंस कॉइल की वो एबिलिटी है, वो क्षमता है, जिसकी वजह से वो आगे वाले नेबरिंग कॉइल में वोल्टेज जनरेट कर पाए। देखो ध्यान से। V2, दिस V2 voltage is a voltage existing across secondary coil.
दैट एम इज रेस्पॉन्सिबल, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। लेकिन वो करंट कहाँ का है? इसका। हो गया। एलेक्जेंडर साडुको में इसको M21 लिखा हुआ है, तो कंफ्यूजन नहीं चाहिए, क्योंकि ब्लास्ट में खुद ही डेरिवेशन में कर दिया। M21 बराबर M12, और ये हमेशा होगा, कभी ऐसा वॉयलेट नहीं करेगा, जितना न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किया हुआ है वॉयलेट नहीं करेगा। ठीक है, लिख लो। ये जो लास्ट वाला जो फॉर्मूला है ना बेटा, ये ये इंपॉर्टेंट है। कॉलेज में ऐसे ही पढ़ा था क्या मैग्नेटिक कपलिंग आपने? ये यूट्यूब में भी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि हेलो हेलो बोलने से कुछ नहीं होता। ठीक है, कोई कितना भी एक्सपीरियंस टीचर हो जाए, अबे मुझे हो गया 24,000 घंटे से ऊपर पढ़ाते पढ़ाते। 24,000 आवर्स बोल रहा हूँ मैं, 2012 से पढ़ा रहा हूँ मैं क्लास। मेरे को लग रहा है इवन आई हैव क्रॉस दैट। लास्ट ईयर 1900 घंटे के आसपास क्लास हुई है। सेकंड वाला पार्ट करना है कि वाइस वर्सा लिख दे? सेकंड पार्ट मतलब उधर I2, इधर ओपन, वाइस वर्सा लिख दे। हाँ हाँ, क्योंकि लिखने में जो आलस परा जो आप दिखाते हो ना, मैं तो बड़ा अभिभावुत हो चुका हूँ, जैसे वर्ड होता है ना एक हिंदी का, अभिभूत, सॉरी। सुना है ना ये सब वर्ड ना? आ, ठीक है, बाद में एम को लिखाने से बेहतर ये है मैं अभी आपको एम लिखा दूं, जिससे आपका कनेक्शन इस मैथमेटिकल कंडीशंस को लेकर इमोशनली कनेक्ट हो पाए। लिखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ वन कॉइल, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ वन कॉइल टू इंड्यूस वोल्टेज across the neighboring inductor, across the neighboring inductor। आगे लिखना, measured in Henry, measured in Henry। हो गया? सही है? बताओ जल्दी। इट्स एन एबिलिटी ऑफ वन कॉइल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द नेबरिंग कॉइल। उसको हम लोग किस पैरामीटर से रिप्रेजेंट करते हैं? कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। यार मैं ना डायरेक्टली कर दूं, बस ये फिगर बनाओ आप डायरेक्टली। उल्टा कॉपी कर लें क्या इसको? बना ही देता हूं, देखो बोर्ड पे, बोर्ड पे देखो। अभी हम करंट सोर्स के थ्रू सेकेंडरी वाले कॉइल को एक्साइट कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइमरी कॉइल पे अब फ्लक्स आएगा, और फ्लक्स लिंक करेगा फ्रॉम 2 to 1। बोर्ड पे देखिए बेटा, इसका क्या नाम है? इधर का टर्म्स कितना है? सेकेंडरी, अभी भी सेकेंडरी है, ये प्राइमरी नहीं बन गया। और ये कितना है? N1। ठीक, इस I2 की वजह से जो फ्लक्स जनरेट हो रहा होगा यहां पे, वो कितना जनरेट हो रहा होगा? I2 की वजह से यहां पे कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा होगा? ठीक है। हम्म। और ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। इतना काफी है समझ में आने के लिए? चलो एक और कर लेते हैं।
इंटरसेक्ट करते हैं इन लोग आपस में। हाँ, एनसीईआरटी की बुक में लिखा, एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। ये बताओ, ये क्या है? फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, इमैनेटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय इमैनेटिंग? ये पढ़ाया हुआ है, इमैनेटिंग। क्लोज प्रॉक्सिमिटी मतलब भी बताया मैं। अब तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी मतलब क्लोज विसिनिटी भी बोल सकते हो आप। ठीक है, ये वो सारे वर्ड याद करो बेटा। सिर्फ जेंजी नहीं बनना है। ठीक है, कि फ्लक्स फ्लेक्स फ्लक्स। अरे लेट्स हैव टी, है ना? नहीं? अच्छा, जेंजी नहीं क्या? तू मिलेनियम भी पीछे है। अरे रे यार, बहुत है आपको नॉलेज। इमैनिटी का मतलब EMANNA। इमैनिटिंग की स्पेलिंग क्या है? हाँ, बाहर निकलती हुई फ्लक्स इमैनिटिंग है। ये तो फाइव टू के दो कंपोनेंट होंगे जो कॉपी में लिखा चुका हूं, क्या क्या? फाइव टू टू, और एक जा रहा है टू से वन की तरफ। हो गया। इस करंट सोर्स का वोल्टेज जानते हो? यस, हमको पता है कितना। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी की तरफ है। तो मुझे V2 एस पर फेराडे लॉ बताओ फास्ट। N2 गुड, इनटू d phi 2 डिवाइड बाई dt। व्हाट वी कैन डू फर्दर, इज इक्वल टू ये N2 हो गया। आगे d phi 2 बाई करंट तो उसमें ही है बस, di2 आगे इनटू di2 बाई, सब जगह टू 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 दिखाई दे रहा है, तो कौन सा इंडक्टर होगा? L2 इंडक्टर, सेल्फ इंडक्टर। तो इक्वेशन कितना बन गया हमारा? V2 इज इक्वल टू L2 इंटू di2 बाई dt। वैसे ही अगर हम आगे चले उधर, इस वाले वोल्टेज का नाम क्या है? V1। नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा बेटा। हो गया डेरिवेशन खत्म। फिर डेरिवेशन न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल डेरिवेशन, न्यूमेरिकल डेरिवेशन, ऐसे चलता रहेगा। और ये जो इक्वेशन लिख रहा हूं ना, ये ट्रांसफार्मर में काम आएगा। आप ये मत सोचना कि सर हो गया बस खत्म करके। लिखना आना चाहिए एक्सप्रेशंस। कितना ये? V1। लेट्स टॉक अबाउट V1। V1 कितना आएगा? नंबर ऑफ टर्न्स बताओ। फ्लक्स कहां से कहां आ रहा है? टू से वन की तरफ जा रहा है, डिवाइड बाई dt। किसे डिवाइड करोगे? करंट तो एक ही जगह पे है। V1 इज इक्वल टू, ये आ गया N1 इंटू d phi 2 1 बाई di2 डॉट di2 बाई dt। देखो V1 निकाल रहे हो, एंड वो करंट कहां का आ रहा है? सेकंड का। तो हियर नाउ वी इंट्रोड्यूस अ कंसेप्ट ऑफ व्हाट? म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वो डेफिनेशन एक बार अपनी कॉपी का पढ़ो, और मैं रिपीट कर रहा हूं। इट्स एन एबिलिटी ऑफ द कॉइल टू इंड्यूस्ड EMF in the neighboring coil. See, we are having voltage induced in the primary coil due to the current excitation in secondary coil. हो गया? ये है, इसको लिखा हुआ है M12। बट कंफ्यूजन नहीं चाहिए बेटा, अभी जितना सीख लिया उतना हो गया। आपको कल की क्लास में जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी बस। पूरा डेरिवेशन कराने से मुझे यह समझाना था, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ इंडक्टेंस, व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल इंडक्टेंस, व्हाट डू यू मीन बाय फैराडे लॉ। इसके सिवा इस क्लास में कोई भी फ्रूटफुल आउटकम नहीं है। लेकिन सर जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट होगा। बाकी जब हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो मैंने देखा है कि सब लोग, टीचर लोग क्या कर रहे हैं पता है? सारे टीचर लोग जितने भी यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं, देखना उन लोग क्या कर रहे हैं पता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से ना, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब इधर से वोल्टेज उधर पे। लेकिन कैसे? ऐसे। अब ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फ्लक्स बताना है मुझे, डॉट कन्वेंशन। तो डॉट कन्वेंशन आया कहां से वो हम देखेंगे। क्लास ठीक था? QR कोड उसको नोट करके आना है। M12 या M21? Close proximity is an important vocabulary today.
एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो डेफिनेशन हमने लिखाई वो, और सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब जो लिखाया था, दिस इंडक्टेंस इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस बिकॉज इट्स रिलेट्स द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द कॉइल बाय द टाइम वेरिंग करंट इन द सेम कॉइल। ठीक है, क्लास यहीं तक रखते हैं हम लोग। नोट्स मिल जाएगा आप यहाँ स्कैन करोगे तो। क्लास ठीक था। अच्छा, 3 PM ही टाइम ठीक है, 11 से 2 प्रैक्टिकल है। अरे ठीक है ना, थोड़ा बहुत टॉलरेंस लेवल तो चलता ही है।